Hello, aspirants. How are you all? I'm here with the Hindu article, and in this topic that we are going to discuss is the laying the ground to delegitimize the Supreme Court. So, this particular opinion has been given in today's the Hindu editorial, and जो main पर्पस है इस ओवरऑल आर्टिकल का वो इस पर डिपेंड करता है कि जो रिसेंटली अभी मीटिंग्स हुई थी यूनियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस और जो बाकी जजेस थे सुप्रीम कोर्ट उनके बीच में जो मीटिंग अभी हुई थी रिसेंटली उसमें उन्होंने ये डिस्कस किया था कि जो कोलिजियम ने कुछ नंबर ऑफ जजेस का रिकमेंडेशन जो किया था उसको उसमें से 19 एटलीस्ट जजेस को गवर्नमेंट ने रिटर्न कर दिया था। तो ये कहने का मतलब था सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये कहने का मतलब था कि जो भी उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है उसको गवर्नमेंट ने कैसे ख़त्म कर दिया है विच इज़ actually getting into the fora of the judicial अरीना। तो ये जो है कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। और जो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस थे किरण रिजिजू उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट कंप्लीटली इज इन देयर लिमिट एज फार एज द रिकमेंडेशंस ऑफ द जजेस वेयर बीइंग नॉट एक्सेप्टेड। तो ये जो टसल हो गया था रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जजेस का और मिनिस्टर ऑफ लॉ और जस्टिस के जो थे उनके बीच में जो टसल हो गया था ओवरऑल जो इसमें से पर्सपेक्टिव डेवलप होकर आता है वो है कि जजेस को अपॉइंट जो है करना है तो आखिरकार किस माध्यम से किया जाए, व्हाट मैकेनिज्म कुड बी बिहाइंड द अपॉइंटिंग ऑफ जजेस। तो आपने ये देखा होगा कि 2015 इटसेल्फ एनजेएसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और एनजेएसी इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इसको खत्म कर दिया गया था। उनका कहना था कि जुडिशरी इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एंड इट इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी एज फार एज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए ये कहा था कि जुडिशरी कैन नॉट बी इंटरफीन्ड। और एनजेएसी जो था उसमें कुछ मेंबर्स जो थे वो एग्जीक्यूटिव के थे। तो ये जो ओवरऑल फॉर्मेट यहाँ पर दिखाई दे रहा था एनजेएसी का उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया था। तो आज भी ये लार्जर क्वेश्चन है कि हाउ एग्जैक्टली द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कुड बी अपॉइंटेड गिवन दैट देयर इंडिपेंडेंसी और द फ्रीडम ऑफ द जुडिशियरी स्टेज इंटैक्ट एंड देयर इज नो कंपल्शन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर ऑन द जुडिशियरी। तो इसी को लेके इस आर्टिकल को बताया गया है। मैं अभी इस ओवरव्यू बताऊंगा आर्टिकल का, उसके बाद बताऊंगा कोलिजन सिस्टम क्या है, फिर उसके बाद एनजेएसी को क्यों खत्म कर दिया गया, एंड लास्टली आखिरकार वे फॉरवर्ड क्या है इन सभी चीज़ों का। आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दोस थिंग्स। सो आई एम रितेश शुक्ला एंड दिस इज दिशा पब्लिकेशंस द हिंदू आर्टिकल एक्सप्लेनर। तो फ्रॉम हियर लेट मी टेक द पेन। Okay, first things first, the overview of the article. In this article that has been presented in the Hindu, the author wants us to know that judiciary should be independent. इट ऑल जो आर्टिकल है उसका जो स्टार्टिंग इससे होता है कि डीवाई चंद्रचूड़ जो है काफ़ी डेमोक्रेटिक या लिबरल थॉट प्रोसेस से हैं। तो इन्होंने श्री राम जन्मभूमि पे एक जजमेंट अपना एक वक्तव्य रखा था जो काफ़ी हटके था अदर देन द जजमेंट इटसेल्फ। डीवाई चंद्रचूड़ जो कि अभी चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो इनका राम जन्मभूमि पे जो पर्सपेक्टिव था इट वाज क्वाइट लिबरल देन द ओवरऑल जजेस हु गिव जजमेंट ऑन राम जन्मभूमि। तो इसके थ्रू ये अपनी इस आर्टिकल को शुरू करते हैं और ये बताते हैं कि जजेस को काफ़ी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसके लिए जुडिशरी को भी इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। बट द करंट कोलिजियम सिस्टम लैक्स ऑन मेनी थिंग्स। द फोरमोस्ट थिंग इज द नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट ये है कि कोलिजियम सिस्टम में अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो कोलिजियम सिस्टम के थ्रू मैक्सिमम उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो कि वन और द अदर वे आर रिलेटेड टू दी जज। अब क्योंकि इस मैकेनिज्म में कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है जिससे कि एक ट्रांसपेरेंट वे बनाया जा सके, इसकी वजह से थ्रू आउट द इंडिया, थ्रू आउट आवर कंट्री जो हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है उसमें जितने भी आपको जजेस मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली दे कुड बी रिलेटेड टू ईच अदर इन सम और द अदर वे। तो ये जो है एक कोलिजियम सिस्टम इज अ काइंड ऑफ अ मैकेनिज्म
not completely correct, but since 1998 has been in use by the Supreme Court itself through the 3 judges case. ठीक है, इसके साथ सुप्रीम जो ऑथर है उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट होने के लिए कोलिजियम सिस्टम को खुद रिवैम्प करना होगा, और जब इसको रिवैम्प करना है तो उसकी अथॉरिटी एक्चुअली में एग्जीक्यूटिव के पास है, और एग्जीक्यूटिव ऐसी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहते हैं जिससे कि जजेस तो इंडिपेंडेंट हो ही, साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव का भी जो रोल है ओवरऑल सप्लाइंग थिंग्स टू दी जुडिशियरी दैट कुड स्टे इंटैक्ट। इसकी वजह से ही एनजेएसी बनाया गया था, बट लार्जली वी सॉ दैट एनजेएसी वाज अल्टीमेटली स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, स्टेटिंग दैट इट वाज इंटरवीनिंग द ओरिजिनल कोलिजियन सिस्टम और ओरिजिनल इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी। अब लास्टली जो है ऑथर वो कहना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है जब वो अपने अपने दायरे को देखते हैं उस समय एग्जीक्यूटिव के बिल्कुल भी इंटरवेंशन को ना वो समझें, और जब उनको कोलिजन सिस्टम जैसा कोई एक मैकेनिज्म डेवलप करना है तो उसमें एग्जीक्यूटिव की इतनी अथॉरिटी हो कि वो एक जजेस की कमेटी बना पाए, और उस जजेस की कमेटी में एग्जीक्यूटिव का एक मेंबर है जिससे कि उनके भी पर्सपेक्टिव लिए जा सके कि किस प्रकार के जजमेंट या फिर किस प्रकार के पिटिशंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करने के लिए कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें केवल एट द ग्राउंड लेवल कहने को कह रहे हैं, ना कि जो ओवरऑल मैकेनिज्म डेवलप हो जाएगा अपॉइंटमेंट करने का जजेस का, उसको वो चाह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव भी साथ में हो। सुप्रीम कोर्ट डज नॉट वांट द एग्जीक्यूटिव, एनी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू बी पार्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट पैनल इन द सुप्रीम कोर्ट और इवन इन द हाई कोर्ट। ओके, तो जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आर्टिकल 124 के थ्रू होता है और 217 के थ्रू हाई कोर्ट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। तो कोलिजियम सिस्टम इज कोलिजियम, व्हेन यू सी collegium system actually is nowhere written in the constitution. It was completely evoked by the Supreme Court itself because they were unclear on how the appointment of the judges could be done, and the Supreme Court took this collegium part and with a small number of people from the Supreme Court itself, they created the system and they validated it and stated it under the interpretation of the appointment of the judges under 124. फाइनली ये कोलिजियम जो है 2015 में एनजेएसी के द्वारा स्लाइड मिस्टेक में कोलिजियम जो था वो एनजेएसी के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था, लेकिन फाइनली दिस आल्सो वाज स्ट्रक डाउन। और लेकिन इसको स्ट्रक डाउन करने के साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी कहना था कि जो कोलिजियम सिस्टम है वो भी बहुत ही पक्का मैकेनिज्म नहीं है। देयर मस्ट बी अ रोबस्ट मैकेनिज्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, और उसके साथ ही साथ और भी कई सारी चीजें डेवलप करने को कह रहे थे, जिससे कि ऑथर के अकॉर्डिंग दो जजेस की एक कमेटी बनाई गई है जिसमें ये कहा गया है कि एक नया सेक्रेटेरिएट, जजेस का अपॉइंटमेंट का पैनल और एक लॉ मेकिंग मैकेनिज्म, इन तीनों को एक पोस्टर बना के और आगे उस पर काम करना है, जिससे कि वो ये बता पाए जजेस जो कमेटी है वो ये बता पाए कि आखिरकार जो अपॉइंटमेंट पैनल होगा या फिर सेक्रेटेरिएट होगा या फिर जो लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन होगा उनके कार्य क्या होंगे एंड हाउ दे आर गोइंग टू फर्निश्ड as far as the judiciary is concerned without the intervention of the executive। तो ये अभी तक हो पाया है, और according to the author जो 2 जजेस कमेटी है वो अब रिसेंटली रिपोर्ट भी सेंड कर देगी गवर्नमेंट को एंड देयर विल बी डिस्कशन देयर आफ्टर। तो ये है ओवरऑल ऑफ द ओवरव्यू ऑफ द आर्टिकल। आगे हम यहाँ से देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज कोलिजियम सिस्टम। ये 3 जजेस केस के अंदर आया था, 3 जजेस केस के थ्रू इसको एग्जीक्यूट किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही। कोलिजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग in 1998 कोलिजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग देयर विल बी 1 चीफ जस्टिस एंड 4 अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये है सीनियर मोस्ट जजेस। तो ये जो कोलिजियम सिस्टम था 1998 के पहले बहुत एग्जिस्ट नहीं करता था और काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती थी कि आखिरकार किस प्रकार से किसी जज को चीफ जस्टिस की पोजीशन पे या फिर उनके बाद जो हायर मोस्ट पोजीशन है उसको कैसे अपॉइंट किया जाए। 1950 में सुप्रीम कोर्ट का ओवरऑल इंट्रोडक्शन हुआ है और उसके बाद जब जजेस को अपॉइंट करने की बात आती है तो इट वाज ओनली बीइंग एक्टेड एज अ प्रेसिडेंस बिकॉज इवन
उसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 19 एक्ट 1935 था, उसके अंडर में भी जजेस का अपॉइंटमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस होता था कि जो भी सीनियर मोस्ट होते थे उनको डायरेक्टली चीफ जस्टिस बना दिया जाता था। बट दिस पर्टिकुलर जंक्चर वाज ब्रोकन अप बाय द इंदिरा गांधी, और उन्होंने सेकंड मोस्ट सीनियर जज को ही जो है प्राइम चीफ जस्टिस बना दिया था, जहां पर ये बातें उखड़ के आती हैं, बाहर आती हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एग्जैक्टली हाउ दैट could be done, and should there be a mechanism as far as appointment of judges is concerned, that of Supreme Court, that of High Court. तो 1998 में 3 जजेस केस में डिसाइड किया गया कि कोलिजियम सिस्टम बनाते हैं जहां पर सीजीआई एक होंगे, 4 अदर जजेस होंगे, और इनका जो कॉम्पोजिशन होगा दे विल बी डिसाइडिंग ऑन हु ऑल मेंबर्स फ्रॉम दी जजेस ओवरऑल थ्रू आउट द कंट्री, उनमें से कौन से जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे और सीजीआई जो है उनमें से कौन होंगे। तो ये जो कोलिजियम सिस्टम होता है, ये एक ग्रुप ऑफ जजेस का नाम जो है वो गवर्नमेंट को सेंड कर देते हैं, और गवर्नमेंट उनको मोस्ट प्रोबेबली रेटिफाई कर देती है, या रेटिफाई नहीं करती तो वो जो है उन जजेस को नाम को रिटर्न भी कर देती है, जो कि अभी करेंटली टसल है। जब गवर्नमेंट को वेरीफाई करना होता है तो वो अपने आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी इस्तेमाल करती है कि आखिरकार जो ये जजेस हैं उनका थ्रू आउट द करियर कैसा रहा है, और उन्होंने अपने जो जजमेंट्स हैं या लिटिगेशंस हैं उसमें किस प्रकार का काम किया है। तो गवर्नमेंट डज दैट आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द जुडिशियरी, लेकिन जो जुडिशियरी का जो रिकमेंडेशन होता है probably that is accepted by the government. This is the precedence that has been followed until now. ठीक है, तो ये जो कोलिजियम है दैट इज एक सीजीआई, 4 अदर जजेस, और ये जो 4 अदर जजेस होंगे ये भी सीनियर मोस्ट जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के। इसी प्रकार से हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के, और 2 अदर सीनियर मोस्ट जज होंगे। तो ये जो है कोलिजियम सिस्टम है जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट होती है और हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। और जो हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, ये जो पैनल होता है वो कोई रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट को सेंड करता है कि ये सारे जजेस हाई कोर्ट में एज अ जज अपॉइंट होने चाहिए या फिर चीफ जजेस अपॉइंट होने चाहिए, एंड देन फर्दर दैट इज एग्रेवेटेड टू द गवर्नमेंट और टोल्ड टू द गवर्नमेंट। तो पर्टिकुलरली एज फार एज जजेस अपॉइंटमेंट इज कंसर्न, जुडिशियरी एक्चुअली only tells the government that these are the name that you should appoint, and particularly government abide by that. तो यही है अभी तक का कोलिजियम सिस्टम। Even Supreme Court does not believe that this is the best system, but until now it is working, and it wasn't replaced, it couldn't be replaced by the NJAC. We'll see why. Now, what was the view of Supreme Court on NJAC? So NJAC was passed in 2015, and it had 6 members. Out of 6 members, there were 2 members as senior most judge, 1 member as chief justice, 2 member of independent nature, 1 member of executive, Ministry of Law and Justice. The problem of the Supreme Court was with this particular area, and also this 2 members of independent nature. Now, जो ये दोनों थे, इनसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जो सुप्रीम कोर्ट है उनका कहना था कि एग्जीक्यूटिव का एक तो इंटरवेंशन होगा एज फार एज जुडिशरीज इंडिपेंडेंस इज कंसर्न, एंड देन ये जो 2 मेंबर थे जो कि इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होने थे, जो कि इंडिपेंडेंटली इस पैनल के जो लोग होते हैं, इनका भी अपॉइंटमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा ये करने वाले थे। तो इनका कहना था कि ये जो 3 मेंबर हैं, देयर इज एटलीस्ट 50% ऑफ द chances that the executive is directly intervening as far as appointment is concerned in judiciary. Government का ये opinion था कि though these members are executive, other than appointing the judges or the recommendation on appointing the judges, there will be no role of the executive in the
in the appointment of the judges, and judiciary will be completely free as far as the appointment is concerned in the Supreme Court or even in the High Court. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि because of the federal nature of the constitution, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से डिफाइन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड इफ दिस पर्टिकुलर जंक्चर विल बी एक्सेप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, एक्सेप्टेड बाय द जुडिशियरी, इट विल बी डायरेक्टली इंटरवेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस इंटरप्रिटेशन इटसेल्फ, and it will be blocking the federalism, the federal structure of the constitution itself. That is why उन्होंने इनका कहना था कि ये जो है बिल्कुल भी applicable नहीं है, और NJSC को वो directly struck down कर देते हैं, stating that the earlier collegium system will be in action. So this was the overall why Supreme Court denied the NJSC and accepted the collegium. लेकिन साथ ही साथ मैंने बताया कि NJSC को जब वो स्ट्रक डाउन कर रहे थे तो उनका ये भी कहना था कि collegium system को भी हमें जो है रिप्लेस करना होगा, एंड अ बेटर मैकेनिज्म शुड बी डेवलप्ड, और एक स्पेसिफिक सेक्रेटेरिएट भी हमें डेवलप करना होगा जिसके थ्रू जो एग्जीक्यूटिव जो कनेक्शन है जुडिशियरी को लेके वो भी जो है सेक्रेटेरिएट के थ्रू बना रहे। तो दिस कुड बी डन इन द कमिंग ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब आखिरकार आगे क्या होने के चांसेस हैं, तो मैंने बताया कि कॉलेजियम जो है इसको रिप्लेस करने की बात हो रही है। इवन सुप्रीम कोर्ट इज वांटिंग दैट, बट व्हाट सुप्रीम कोर्ट वांट, इट वांट्स अ कमिटी अंडर सुप्रीम कोर्ट जजेस हु आर रिटायर्ड, और ये जो कमिटी है इनका जो रिकमेंडेशन आएगा इसको भी वैलिडेट करना चाहते हैं, वैलिडेटेड बाय द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, एंड दीज शुड बी सिटिंग जजेस। तो ये ओवरऑल कहने का मतलब है कि कॉलेजियम को भी रिप्लेस करना है तो उसके लिए एक कमेटी एस्टैब्लिश कीजिए जहां पे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होंगे और उनके रिकमेंडेशन को भी वैलिडेट किया जाएगा, जो कि जजेस सुप्रीम कोर्ट में आज सिटिंग जज हैं उनके द्वारा। देन ओनली दिस मैकेनिज्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और सेटिंग अप ऑफ द सेक्रेटेरिएट कुड बी फाइनलाइज्ड। तो ये है वे फॉरवर्ड दैट वी कैन लुक अप टू। इवन द एग्जीक्यूटिव हैज नॉट सेड एनीथिंग। जब भी NJSC को डिनाई किया गया था उसके बाद गवर्नमेंट ने भी कोई नया बिल नहीं लाया, उसको भी अमेंड करके कोई नई बिल नहीं लाया, कोई नया एक्ट पास नहीं किया। तो यानी कि एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो स्टेटिंग दैट इट इज अप टू द जुडिशियरी हाउ दे आर गोइंग टू develop a mechanism. Whenever this mechanism is coming up, executive may give a green signal to that, and we could be seeing kind of act as far as independence of the judiciary is concerned. तो ये सारी चीजें हो सकता है कि आने वाले समय में हमें दिखाई दें। So this is the final part of the video. So thank you for watching this. Stay home, stay safe, and keep learning.